तो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है अपना वो क्या है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव। बेसिकली आपके बुक में, आपकी सीईटी की बुक में या आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में उसका नाम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस दिया हुआ है, चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस दिया है। कोई रेफरेंस बुक में आपको लिक्विड सॉल्यूशंस भी मिलता है, बट अपन उसको विल जस्ट कॉल इट सॉल्यूशंस और यू कैन कॉल इट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगेन जैसे हम लोगों ने हर टॉपिक के लिए हम करते हैं, पहले इसकी कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, इसके लिस्ट ऑफ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो आपके इसके हिसाब से जो आपके सीईटी लेवल पे आपको आने ही चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली, जिसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज डोंट वेस्ट योर टाइम विद द थियरी पार्ट ऑफ दिस। ओके, थियरी अगर आप इस चैप्टर का पढ़ोगे तो बहुत सारे इसमें ग्राफ, बहुत सारे आपके फॉर्मूले, डेरिवेशन, ये वो सब हैं, बट सीईटी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट या तो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, थोड़े बहुत फैक्चुअल होंगे, एग्जांपल जैसे आइडियल नॉन आइडियल के हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, वो और मेजरली आपके सारे कैलकुलेशंस पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस चैप्टर को भी हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा फॉर्मूले के हिसाब से अच्छे से देख लेते, एक एक फॉर्मूला प्रॉपर्ली गो थ्रू करना, लिख लेना, समझ लेना और उसके बाद ही क्वेश्चंस पे जाना, ठीक है ना। पहला वाला क्या बोलता है, चलो बताओ, पहला वाला फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे। पहला बोल रहा है n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज W बाय m, बरोबर। n इज नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट में पहले चैप्टर में भी कराया मैंने, सॉलिड स्टेट में भी यूज किया, यहां पर भी यूज करा, तीनों चैप्टर में सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, बरोबर है। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है, परसेंटेज बाय मास। क्या है सेकंड थिंग, परसेंटेज बाय मास। आपको एक कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि भाई कोई कौन से कंपोनेंट का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है मास में, वो बताओ। तो कोई भी कंपोनेंट का आपको जो ये निकालना है कंट्रीब्यूशन, उसका मास लो और अपॉन टोटल मास करो इनटू 100, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि CH4 मीथेन में बताओ कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है और हाइड्रोजन का कितना है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आउट ऑफ 16 इंटू 100 करो, परसेंटेज मिल गया। सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड, यस और नो। ये फंडा हम लोग लगाएंगे किसमें, परसेंटेज ऑफ मास में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो जब लिक्विड सॉल्यूशंस दिए रहेंगे, जब भी दो चीजों का मिक्सचर जो लिक्विड रहेगा जनरली वो दिया रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूज करो। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, सेम लॉजिक सेम फंडा, समझ में आ रहा है, यस। नेक्स्ट दो जो ये है, नेक्स्ट दो फॉर्मूले दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और समथिंग दैट अ लॉट ऑफ यू मेक सिली मिस्टेक इन, ठीक है। आप में से बहुत लोग इसमें बहुत ही सिली मिस्टेक करते हो, तो जरा फोकस करके समझना अच्छी तरह से, ठीक है। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस स्लाइटली so that you get the exact formula here. Yeah, now you should be able to see it and focus properly, right? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और गिवन मास, इसके हिसाब से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हम लोग कैलकुलेट करते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बोथ ऑफ दीज, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या हैं, दोनों टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है बच्चों, बोथ आर टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जनरली बोल सकते हो कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने वाले हैं, बट उसको मेजर करते वक्त आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जब आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप उसको मोलैरिटी कहोगे, जिसको हम कैपिटल M लिखते हैं, और जब आप मास के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, ध्यान से समझ लो, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज ये सिली मिस्टेक बहुत होती है यहाँ पे बच्चों की, आप लोग की किसी की सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर कर लो पहले, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, मोलैरिटी R, है ना, और इसके मास के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे आप लोग, मोलैलिटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो। दूसरी एक चीज आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट करी हुई है आपके लिए, वो ये है, वो चीज ये है कि जब हम लोग मोलैरिटी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोलैरिटी, तो जो V है ना, जो डिनोमिनेटर है बच्चों, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, पूरा का पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मतलब कि
सिंगल कंपोनेंट का है कि टोटल वॉल्यूम है, क्या लगता है? सिंगल कंपोनेंट का वॉल्यूम ले रहा हूं मैं यहां पे कि टोटल वॉल्यूम ले रहा हूं? मैंने क्लियरली लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं, पूरा वॉल्यूम। ठीक है, क्या ले रहे हैं बच्चों? पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, मिक्सचर का वॉल्यूम। जबकि यहां पर मोलालिटी में ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है? मास ऑफ, क्या लिखा है? सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट ओनली, मतलब ये जो मेजर कंपोनेंट है आपको W1 उसका मास है। मेजर कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होता है, माइनर कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूट होता है। दैट ब्रिंग्स यू टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड इज ऑलवेज रिमेंबर। क्या लिखा है मैंने यहां पे? देखो क्या लिखा है? ऑलवेज रिमेंबर क्या? 1 इज फॉर सॉल्वेंट एंड 2 इज फॉर सोल्यूट। समझ में आ रहा है? ये मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? क्लियरली बताओ हाँ या ना। यस, बढ़िया। क्या लिखा है फिर से देखो? ऑलवेज रिमेंबर 1 इज फॉर सॉल्वेंट, 2 इज फॉर सोल्यूट। यानी जब मैं W1 लिखूंगा तो आप समझ जाओगे मास ऑफ किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट या सोल्यूट? 1 लिखा है मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा है। जब मैं N2 लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट या सोल्यूट? सोल्यूट की बात कर रहा है। जब मैं P1 लिखूंगा तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट? सॉल्वेंट, है ना। जब मैं X2 लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट? तो 1 या 2 साथ में लिखा रहेगा तो समझ जाओगे क्या अभी क्लियरली? इसमें गड़बड़ तो नहीं करोगे? ये समझ गए तो समझो चैप्टर समझ में आ गया, और ये भी नहीं याद कर पाए तो इस चैप्टर को समझ जाओगे, आपको कभी ये इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। अगर इसमें गड़बड़ करने लग गए तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। याद रहेगा सब बच्चों को? बोलो हाँ या ना। 1 फॉर सॉल्वेंट, 2 फॉर सोल्यूट। ठीक है, बढ़िया। अगला फंडा है तो मोलारिटी। मोलालिटी समझ में आया? मोलालिटी और मोलारिटी समझ में आ गई सबको? मोलारिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के हिसाब से, मोलालिटी सॉल्वेंट के मास के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। ओके, मैंने हर एक टर्म का मीनिंग इसलिए लिख के दिया है ताकि सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मत मारो, टर्म्स को भी समझो। ओके, नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों नेक्स्ट? क्या है? मोल फ्रैक्शन। X1 और X2। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला मैंने? कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? X1। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बोलूं आपको कि मैंने 1 मोल NaCl, क्या लिया मैंने? 1 मोल NaCl 10 मोल पानी में ले लिया। क्या किया बच्चों? 1 मोल नमक को 10 मोल पानी में डिसॉल्व कर दिया। क्या ये सॉल्यूशन बना? बोलो हाँ या ना। काफी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो मुझे बताओ इधर सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? बताओ जल्दी। सॉल्वेंट इज वाटर, तो इसको मैं 1 बोलूं कि 2 बोलूं? सॉल्वेंट है ना, तो 1 बोलूं कि 2? कंपोनेंट नंबर 1 या 2? आप बोलोगे 1, तो इसको मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स मतलब 10 को मैं बोल देता हूं N1। समझ गए? इजी। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10 लिखा है ना क्वेश्चन में। और सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। अब मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड का और वाटर का आप इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्या? पानी 11 में से 10 मोल है और सोडियम क्लोराइड 11 में से 1 मोल है। ऐसा फंडा है, समझ गए ना? ये चीज मैंने यहां पर जनरल टर्म्स में आपको लिख के दी है। फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझ लो, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला X1 इज N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स और X2 इज N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। बाय द वे जस्ट आप लोग के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो X है ना, ये एक्चुअली जीटा जो आपका ग्रीक लेटर है ना वो होना चाहिए, बट आपकी टेक्स्ट बुक में हर जगह X लिखा है इसलिए मैं X यूज कर रहा हूं। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन यूज करते वक्त आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा याद रखना है मोल फ्रैक्शन का, और वो फंडा क्या है? वो फंडा ये है कि कोई भी 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है बच्चा लोग?
x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं x1 की वैल्यू मेरे को 0.2 आ गई, तो x2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी आ जाएगी बताओ? 0.8 आ जाएगी। अगर ये मेरे पास 0.7 आ गया तो मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट 0.3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यस, बढ़िया, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। नाउ व्हाट डज राउल्ट्स लॉ स्टेट? राउल्ट लॉ बोलता है कि भाई वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आप उसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई करो। क्या करो? उसको उसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। अब इस राउल्ट लॉ के एक्सप्रेशन में अगेन अगर आप इसके पीछे आप थियोरी में जाके माथाफोड़ी करोगे तो आपका 1 घंटा चला जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इंटेलिजेंटली पढ़ने का, इसको क्या करने का? सिर्फ एक्सप्रेशन उठाने का राउल्ट्स लॉ का। क्या एक्सप्रेशन बोलता है बताओ? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। क्या बोलता है बच्चा लोग? रिपीट करेंगे सारे बच्चे। राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन क्या बोलता है? P1 इज P1 नॉट X1। अब मेरे को ये बताओ, मैंने 1 आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया। 1 का मतलब क्या है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? 1 का मतलब है सॉल्वेंट। तो यहां पर ये है प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? प्रेशर ऑफ, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 है ना। और ये P1 नॉट जो लिखा हुआ है, क्या ये आप नॉट देख पा रहे हैं? मैंने जो लिखा ऊपर 0, व्हाट डज दिस नॉट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज प्योर सॉल्वेंट। क्या सिग्निफाई करता है? देखो क्या सिग्निफाई करता है बच्चा लोग? ये प्योर सॉल्वेंट को सिग्निफाई करता है। प्योर का मतलब सॉल्यूशन बनने के पहले या सॉल्यूशन बनने के बाद? आप बताओ मुझे। व्हेन आई से प्योर मतलब उसमें कुछ मिलाया है अभी तक या नहीं मिलाया है? उसमें अभी तक कुछ डिसॉल्व नहीं किया। लॉजिकल है ना एकदम स्टेटमेंट, राइट? अभी तक कुछ डिसॉल्व नहीं किया। प्योर मतलब खाली अकेला सॉल्वेंट था, तब उसका जो वेपर प्रेशर था उसको आप बोलते हो P1 नॉट। क्या बोलते हो? P1 नॉट। तो नॉट का मतलब समझ में आया क्या सबको? नॉट का मतलब क्या? नॉट का मतलब प्योर। नॉट का मतलब प्योर, सॉल्यूशन बनने के पहले। और P1 क्या है? सॉल्यूशन बनने के बाद। देखो सॉल्यूशन बनने के बाद। क्या ये क्लियर हो गया? यस और नो? P1 क्या है? सॉल्यूशन बनने के बाद। सेम वे अगर यही सेम टू सेम फॉर्मूला मेरे को P2 के लिए लगाने का रहता तो मैं क्या बोलता बताओ? P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। अगर थर्ड कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता तो आप खुद बताइए क्या फॉर्मूला बनता बच्चों? P3 इज इक्वल टू P3 नॉट X3। अगर चौथा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता तो उसको क्या बोलते? P4 नॉट X4। ऐसे आप कोई भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना। तो राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन किसके लिए यूज होता है? टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। किसके लिए यूज होता है बच्चों? कोई भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होता है? राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन या राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन यूज होता है। अगर आपको जनरलाइज करना है तो आप ऐसा कर सकते थे, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। सिंपल बात समझ में आ गई क्या? अच्छा ये बताना मैंने कितने कंपोनेंट्स के लिए लिखा है यहाँ पे? नंबर 1 और 2। मैंने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के लिए लिखा है। यस, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के लिए लिखा है मैंने। क्यों ऐसा किया मैंने? 3, 4, 5 के लिए क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है? क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 कंपोनेंट वाले यानी कि 1 सोल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट, ये 2 कंपोनेंट वाले ही सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही क्या? हमारे सिलेबस में हम लोग कौन से वाले सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कौन से सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट डज बाइनरी सॉल्यूशन मीन? बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स
टू कंपोनेंट्स ओनली। बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, बस इसीलिए हम लोग सिर्फ दो कंपोनेंट्स के लिए ही राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन जनरली पढ़ते हैं। बट अगर 3 या 4 होता तो कोई फर्क पड़ता था कि अपने को? नहीं, अपन P3 P4 P5 कितना भी लिख सकते थे। क्या ये बात आपके भेजे में गई? क्या ये सिंपल लग रही है? बोलो हाँ या ना। कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नेक्स्ट है आपका एलिवेशन, सॉरी नेक्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो राउल्ट्स लॉ में हमने देखा वो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करा था। क्या करा था? वो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करा था। वेपर प्रेशर को यूज करके पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करा था। अब अगर लोग जो आगे पढ़ रहे हैं ये सब एक्चुअल आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी। कौन सी रिपीट करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ? स्टार्टिंग नाउ। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो अगेन आपके सीईटी लेवल पे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले भी आया है, रिपीट होने के चांसेस भी बहुत है। वो ये है कि आपको दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चारों में से कोई एक मिसिंग रहेगा। जो अभी मैंने 4 आपको लर्न करवाए सामने उसमें से कोई एक मिसिंग रहेगा तो वो आपका आंसर है। ठीक है ना? ध्यान में रख लेना, ये चारों आपको नाम पता होने ही चाहिए। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन योर सीईटी एग्जाम। क्लियर बच्चों? चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं इनको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट डज द वर्ड रिलेटिव मीन? रिलेटिव मतलब कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में। करेक्ट? ओरिजिनल तुम्हारा क्या था बताओ? ओरिजिनल सॉल्वेंट का P1 नॉट था, ये अभी बताया पिछले फॉर्मूला में, है कि नहीं? अब आपने जब सॉल्यूशन बना दिया, आपने जब क्या बनाया? सॉल्यूशन बना दिया, तो जो नया वेपर प्रेशर है ना दैट विल ऑलवेज बी लोअर देन ओरिजिनल। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। जो नया वेपर प्रेशर है वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चा लोग? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या सबको समझाइए? जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे तो प्योर सॉल्वेंट से आपको वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम ही मिलेगी, ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। क्लियर? इसको मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो। मुझे बताओ, जब x1 और x2 इक्वल टू 1 है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, तो x1 और x2 की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकती थी क्या? ये दोनों जो वैल्यूज़ है, ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकती थी क्या? क्या लगता है बच्चों? जब दोनों का सम ही 1 है, ये दोनों इंडिविजुअली वैल्यूज़ कोई भी एक 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? बताइए। नहीं ना, कभी नहीं हो सकती ना, राइट? तो जब कोई भी चीज को आप 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर ओरिजिनल से कम ही आएगा। मैथमेटिकली प्रूव हुआ। बोलो हाँ या ना। समझे आप बात को? समझो मैं आपको ऐसे बोलूं कि ओरिजिनल प्रेशर वाज 20। कितना? ओरिजिनल प्रेशर वाज 20 और उसका कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है? लेस देन 1 यानी 0.8। तो फाइनल आंसर जो आएगा 20 इंटू 0.8 वो तो 20 से तो कम ही आएगा ना। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? है ना? तो ये मैथमेटिकल प्रूफ भी है आपके पास कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कम ही आने वाला है। और ये जो डिफरेंस आपका आया, जो कम हुआ वेपर प्रेशर, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस यहां पर है। देखो डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब क्या है बच्चा लोग? डेल्टा पी मतलब पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। आपको समझ में आया मैंने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया? सबको समझ में आया क्या मैंने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया? बताओ। क्योंकि फाइनल वैल्यू इनिशियल से छोटी है या बड़ी है? यहां पे छोटी है, तो मैंने बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू किया। एकदम इजीली समझ में आया? बोलो आया ना। विच मीन्स डेल्टा पी द डिफरेंस ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव। करेक्ट? तो फॉर्मूला क्या बोलता है? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट। क्या बोलता है फॉर्मूला? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज
W2 m1 अपॉन W1 m2, क्या बोलता है बच्चों? W2 m1 अपॉन W1 m2। क्या ये बात समझ में आई? यहां पे 1 और 2 क्या है बताएंगे जल्दी? 1 क्या? 1 का मतलब सॉल्वेंट, 2 का मतलब सोल्यूट। जिन बच्चों को ये भी नहीं मालूम 1 और 2 क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको एक भी फॉर्मूला लर्न करके फायदा ही नहीं होने वाला। आप अगर 1 या 2 याद नहीं रख पा रहे हो तो आपका एक भी फॉर्मूला लर्न करके फायदा नहीं है। तो आपको इस पे फोकस बहुत करना है। आई नो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप जो ये बात बता रही है बचकांड बात है, बचपने वाली बात है, क्या 1 और 2 याद नहीं रहेगा क्या हमको? ट्रस्ट भी तुम लोग इसमें ही मैसअप करोगे। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आप लोग इसी में सिली मिस्टेक करोगे, 1 और 2 में ही गड़बड़ करोगे। इसलिए इस पे बार बार याद दिला रहा हूं, बार बार फोकस करवा रहा हूं, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, सिली मिस्टेक मत करना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला इजी है, सिंपल है, याद हो गया सबको? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज व्हाट? W2 m1 अपॉन W1 m2। आपको ये मालूम है अभी कि ये 1 और 2 क्या होते हैं, ठीक है? W मतलब गिवन मास, M मतलब मोलर मास, ये सबको मालूम है। यस, चलो नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगेन मुझे ये बताओ, जब भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा? TB। ध्यान से सुनना, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग को मैं क्या लिख रहा हूं? TB। तो अभी एलिवेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो रहा है बच्चों? एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, यानी कि ओरिजिनल जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा होने वाला है कि कम होने वाला है? तो ऐसा लिखूं कि TB जो है मतलब किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज मोर देन T नॉट ऑफ B। समझ गए क्या? नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट, समझ गए ना? एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस? टेल मी यस और नो। इन सब बातों में बिल्कुल भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीजें अच्छे से करो, ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत आसान। अभी जो बता रहा हूं फिर से आपको सॉलिड स्टेट में मैंने प्रूव करके दिखाया, जो टेबल लिखा था सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हुए थे। यहाँ पर भी जो फॉर्मूले कर रहे हैं इनसे ही मेजॉरिटी सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ठीक है? और मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक में से करा रहा हूँ, आपको पता ही है। ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन लेके आया और आपको सिर्फ प्रूव करने के लिए कि चलो भाई आपसे बन रहे, ऐसा नहीं है। Sorry, just wait 1 second. Yeah. Okay. Now, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बात करते हैं। भाई ये तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा। अब कितना एलिवेशन आएगा हमको ये जज करना है। क्या जज करना है हमको बच्चों? कि कितना चेंज आ रहा है, कितना एलिवेशन आ रहा है। तो डेल्टा, अगेन व्हाट डज डेल्टा मीन? डेल्टा मीन्स चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 बाय M2 इंटू W1। क्या है फॉर्मूला? क्या है? W2 बाय M2 इंटू W1। अब यहां पर क्या क्या टर्म्स है जरा समझना। क्या W2 M2 और W1 ये सबको मालूम है क्या होते हैं? ये बताइए फटाफट सब बच्चे। ये क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो KB है वो मैंने आपके लिए यहां लिखा है, KB यहां लिखा है। क्या बोलते हैं KB को? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपके MCQ में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। KB को क्या बोलते हैं? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एक नाम है इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए आपके नोट्स में, तभी ही आपको याद रहेंगी, ठीक है ना? अच्छा,
ये देखो W2 बाई M2 इंटू W1, ये क्या है बेसिकली आपका मोलालिटी है। ये क्या है बेसिकली आपका मोलालिटी। तो सेम फॉर्मूला को मैं अलग तरीके से ऐसा भी लिख सकता था। अब ये कितने लोगों को नहीं समझा, यहाँ पे ध्यान दो जरा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो ध्यान दो, इजीली समझ में आएगा। देखो मैंने मोलालिटी का आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था बताओ, N2/W1 लिखवाया था बच्चों, बरोबर, ऊपर लिखा आपने, है ना। और मैंने नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखवाया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ इसको मैं रिप्लेस करके ऐसा लिख दूं क्या, N2 को ऐसे लिख दूं W2/M2 इंटू W1, बरोबर। यहां पे मैंने N2 की जगह W2/M2 लिख दिया, W1 मेरा था ही, समझ गए ना। तो W2/M2 इंटू W1 को मैं मोलालिटी सीधा लिख दिया, देखो इसको मैंने सीधा क्या लिख दिया, मोलालिटी। क्या ये बात आप लोग के भेजे में गई सबके, यस है ना। अच्छा, एक कैच इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला में एक छोटा सा कैच है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत जगह पे दिया हुआ है, जिसको देख के बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं वो भी जरा क्लैरिटी से समझा दूं। आपके टेक्स्ट बुक पे, आप स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे ना, तो बहुत जगह पे आपको ये 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ दिखेगा, ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई किया हुआ दिखेगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ ये वैल्यू मिलेगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया है भाई, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। केबी की जो वैल्यू है बच्चा लोग, केबी की जो वैल्यू है ना, वो आपको केजी पर मोल में दी रहती, किस में दी रहती है, किसमें दी रहती है आपको, ये किलोग्राम पर मोल में दी होती है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखो तो आप सॉल्यूशंस जब बनाते हो, जब ये सारे कंपोनेंट्स लेते हो सोल्यूट सॉल्वेंट, वो आप ग्राम्स में लेते हो, किस में लेते हो, किस में लेते हो, ग्राम में। तो आपको ये तो सबको मालूम है कि भाई 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, यस और नो, ये तो सबको मालूम है ना। तो बिकॉज आपको कंपोनेंट्स ग्राम में दिए हैं और केबी का वैल्यू आपको किलोग्राम में दिया है, इसलिए कन्वर्ट करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो। क्या ये बात समझ में आई। तो क्या ये लॉजिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ ग्राम में दिया है और ये वाला किलोग्राम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्या दिया बच्चों लोग, ये सब कुछ ग्राम में दिया और ये वाला किलोग्राम में दिया, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये भेजे में गई बात। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ डेल्टा टीबी, ये जो चेंज है ये क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। क्यों, क्योंकि कौन सा वाला वैल्यू बड़ा था, फाइनल वाला या इनिशियल वाला। ऑफ कोर्स फाइनल वैल्यू बड़ा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए जो फाइनल वैल्यू है वो बड़ी है, इसमें से माइनस करने का छोटी वाली वैल्यू को। यहां तक तो आई होप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीजें, किसी को कोई सवाल डाउट। चलो अगला है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्या है बच्चा लोग, अगला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम टू सेम फंडा, अगर आप मैच करके देखो, एज इट इज आपको मैच करके ये मिलेगा। आप इस फॉर्मूला को देखो, देखो KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सेम वे यहां पर KB की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, KB की जगह पे KF लिखा हुआ है, समझ गए। KB की जगह पे क्या लिखा हुआ है, KF। बाकी पूरा फंडा सेम है, देखो W2/M2 इंटू W1, यस और नो, है ना। और उसको ही मैंने वापस यहां पर M भी लिखा हुआ है, मोलालिटी के हिसाब से भी लिखा हुआ है। जो KF है आपका, KF वो किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। जब KB बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, तो इतना तो दिमाग कोई भी लगा लेगा कि KF किसके लिए है बच्चा लोग, फ्रीजिंग के लिए, बरोबर। और KF को आप बोलते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हो बच्चा लोग, इसको क्या बोलते थे ऊपर वाले को, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, और ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है क्या, एकदम इजी लग रहा है। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत पड़ रही है क्या आपको, लॉजिकली सब बातें समझ में आ रही क्या, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, डिप्रेशन वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन का मतलब वो डिप्रेशन नहीं है जो दीपिका पादुकोण को हुआ, तो वो वाला नहीं रे बाबा।
यहां पर डिप्रेशन का मतलब वैल्यू बिकम्स लोअर, यहां पे क्या लिखा है, वैल्यू बिकम्स लोअर, है ना। तो फाइनल वैल्यू इज लोअर देन इनिशियल वैल्यू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? तो ऐसे अब इसको लिखोगे कैसे बताओ? टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग जो इनिशियल था। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया, है ना। आप एक एक वर्ड उठाओ और उस वर्ड से उसका मीनिंग समझो, आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहां पर जो चेंज आएगा, जो डेल्टा टीएफ आएगा बच्चा लोग, जो डेल्टा टीएफ आएगा उसको मैं इनिशियल माइनस फाइनल क्यों लिख रहा हूं, ये भी समझ गया होगा आपको। कौन सी वैल्यू बड़ी थी? इनिशियल वैल्यू बड़ी थी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, बोलो हाँ या ना। तो ऑफ कोर्स मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को यहां पर माइनस कर रहा हूं, इसीलिए क्या लिखा मैंने, इनिशियल माइनस फाइनल। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको, किसी को कोई इसमें कोई सवाल नहीं होगा, है तो पूछ लो। बढ़िया, चलो आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगेन there are people who will sit and waste their time in trying to now at this point learn what is osmosis, what is osmotic pressure। क्या तुमको अभी उससे लेना देना है क्या? क्या तुमको डायग्राम बनाने का है? नहीं, उस पर टाइम पास नहीं करने का। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, इंटेलिजेंटली पढ़ाई करो, गधे जैसी पढ़ाई मत करो, ठीक है। सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जान लो ढंग से, और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक अभी बताऊंगा वो जान लो। बाकी आपको थियरी में घुसने की जरूरत, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए टर्म क्या है बच्चा लोग, पहले ये बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए टर्म है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए टर्म क्या है? पाई। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी इज व्हाट? सी इज कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है बोलो? नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, पाई क्या है? दैट इज सिंबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी, मोलारिटी दोनों हो सकता है। तो यहां पर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेशन कौन से टर्म्स में बच्चे लोग? स्पेसिफिकली मोलारिटी के टर्म्स में, ये मत भूलना, ठीक है। अच्छा मोलारिटी क्या होती है बताओ? आप बोलोगे सर मोलारिटी होती है N2/V, बरोबर। और N2 क्या होता है? W2/M2, और ये V। तो देखो मैंने क्या किया, समझ गए आप लोग? मैंने W2/M2 और V में कन्वर्ट कर दिया इसको, है कि नहीं, मोलारिटी को। समझ गए बात को? तो इसलिए दो अलग अलग फॉर्मूले बन गए आपके। कैसे बन गए? दो अलग अलग फॉर्मूले बन गए। जब डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और आपको अगर इंडिविजुअल वैल्यूज दी रहेगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। अगेन कोई टेंशन नहीं। अच्छा किसी को अगर क्यूरियोसिटी है कि ये कहाँ से आया ये वैल्यू, तो ये आया PV इज इक्वल टू NRT से। कहाँ से आया बच्चा लोग? PV इज इक्वल टू NRT से। मैं P की जगह पे पाई लिख देता हूँ, पाई V इज इक्वल टू NRT। तो पाई जो है वो N/V RT हो जाएगा, समझ गए ना। और N/V क्या था? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, खत्म होगी ना बात। ऐसा तो 2 सेकंड में आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। तो पैनिक नहीं होने का, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, थोड़े से स्मार्ट हो तो 2 सेकंड में इसको डिराइव कर लोगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। वैसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट जो फंडा है ऑस्मोटिक प्रेशर में, ये वाला फंडा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो क्या बोलेंगे? दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। अगर सेम नहीं है तो हायर वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक और लोअर वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? हायर वाले को हाइपरटोनिक और लोअर वाले को हाइपोटोनिक। और यहां पर एक और स्टेटमेंट हमेशा एक मतलब याद रख लेना, यहां पे लिखा नहीं, मैं ऐड कर देता हूं, एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूं, यहां पे लिखना सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर रहता है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। हाइपोटोनिक मतलब ज्यादा डाइल्यूट, हाइपरटोनिक यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन। समझ गए क्या?
सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होएगा, कौन से डायरेक्शन में होएगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। नाउ दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे एक्चुअली आपके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो खत्म। नाउ इन योर सिलेबस, इन योर सीईटी सिलेबस एक्चुअली जो रिड्यूस पोर्शन है वो निकाला हुआ है उन्होंने, बट फिर भी मैं आपको वैन टॉप फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जरूर बता रहा हूं। रीजन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे के टॉपिक्स में भी काम आएगा और वहां से डिलीट नहीं किया हुआ है, तो वो बहुत यूजफुल चीज़ है, हम लोग को पढ़नी चाहिए। और दूसरा वैन टॉप फैक्टर पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट आपको यूज आ जाएगा, बिकॉज वो डिसोसिएशन से रिलेटेड है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 सेकंड में सीख लो फटाफट, ठीक है, टेंशन मत लो। वैसे डिलीटेड है तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं आने वाला है। वैन टॉप फैक्टर यानी कि आई, वैन टॉप फैक्टर यानी कि क्या बच्चे लोग, आई इज ऑलवेज काउंटेड एज और कैलकुलेटेड एज ऑब्जर्व्ड चेंज अपॉन थियोरेटिकल चेंज। क्या होता है ये वैन टॉप फैक्टर, क्या होता है, ऑब्जर्व्ड चेंज अपॉन थियोरेटिकल चेंज, यानी कि इसको आप O/T ऐसा ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल ऐसे याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। थियोरेटिकल वो है जो आपने कैलकुलेशन किया, थियोरेटिकल क्या है, जो आपने फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन किया, और ऑब्जर्व्ड वो है जिसकी आपने रीडिंग ली। ऑब्जर्व्ड क्या है, जिसकी आपने एक्सपेरिमेंटली जो आपने रीडिंग लिया ना, वो हो गया आपका ऑब्जर्व। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने बोला कि भाई मैं सॉल्ट इन वाटर ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, सॉल्ट इन वाटर ले लेता हूँ। और आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये वाटर जो ओरिजिनली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, सॉल्यूशन बनाने के लिए 100, सॉल्यूशन बनाने के बाद ये 100 पे बॉईल होगा या 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा, क्या लगता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होने वाला है, एलिवेशन या डिप्रेशन गधों, क्या होने वाला है, एलिवेशन, बरोबर। विच मीन्स सॉल्यूशन बनने के बाद ये 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा। समझ गए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया कि ये 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना चाहिए। आपने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लिया आपने, ठीक है ना, और आपने इससे कैलकुलेट किया कि आपका ये जो चेंज है वो कितना आना चाहिए, 102, मतलब फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 102। ये आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लिया। पर जब आपने रियलिटी में सॉल्यूशन बना के देखा और आपने इसमें थर्मामीटर डाला, तो आपने देखा यार ये 102 नहीं 104 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 104। तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया ना, बरोबर। ये आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था, ये आपका ऑब्जर्वेशन था, बरोबर बोल रहा हूं। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, वैन टॉप फैक्टर। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोग को। तो आप बोलोगे कि सर हम लोग एग्जाम में एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे, बरोबर। एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में देगा। आपको क्या करना है, सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है और जो उसने वैल्यू दी होगी उसको डिवाइड कर लेना है। समझ में आ गया क्या। तो आपको मिल जाएगा वैन टॉप फैक्टर। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल। यस, बढ़िया, चल। लास्ट फटाफट 2 चीजें बची, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ पे भी काफी सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफी पॉपुलर टॉपिक है इस चैप्टर में से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। इसका सीधा सीधा अगर सिंपल भाषा में मतलब बताऊं तो हाउ मच ऑफ अ कंपाउंड विल डिसोसिएट। क्या बोला मैंने, हाउ मच ऑफ अ गिवन कंपाउंड विल डिसोसिएट। समझा, ये आपको बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा। नाउ अल्फा को आप वैन टॉप फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। अल्फा को किसके टर्म्स में लिख सकते हो, जो अभी आपने कैलकुलेट किया ना, आई, वैन टॉप फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। और बहुत ही इजी फॉर्मूला है, I-1 अपॉन n-1। क्या है, I-1 अपॉन n-1, where I is what, वैन टॉप फैक्टर, and n- और n प्राइम is observed number of moles। क्या है, n- is observed number of moles। अब आप सोचोगे सर ये नंबर ऑफ मोल्स तो समझ में आया,
ये डैश लगा के आपने ऑब्जर्व्ड क्यों बोल दिया, ठीक है ना, तो वो अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन में अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कहाँ अप्लाई करना है। लास्ट है आपका हेनरीज लॉ। इस चैप्टर में से काफी इंपॉर्टेंट फंडा है हेनरीज लॉ का भी। क्या बोलता है हेनरीज लॉ? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू KH इंटू P। बहुत सबसे सिंपल फॉर्मूला है, सबसे इजी लॉ टू अप्लाई। क्या बोलता है बच्चा लोग? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू KH इंटू P। कहना है से इसका मतलब यह कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर। बोलो हाँ या ना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, सिंपल बात। तो S इज इक्वल टू KH इंटू P, वेर S इज सॉल्युबिलिटी, P इज प्रेशर एंड KH इज हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, सिंपल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। ये बेसिकली सिर्फ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले नहीं है, मैंने काफी सारे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारे फंडे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, ये सारे फंडे भी इसमें ऐड कर दिए हैं, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम, आपको सब कुछ इसमें मेजॉरिटी चीजें इसमें मिल जाएगी। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको जो याद करने में, आपको वो भी बता देता हूं। आपको सामने इसका सिनॉप्सिस भी दिख रहा होगा, आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स जो याद करने में, आपको वो भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में मर्क्यूरी विद एनी मेटल इज कॉल्ड अमेलगम। ये एग्जांपल याद रखना है। वो किस टाइप का सॉल्यूशन है? वो लिक्विड इनसाइड सॉलिड का सॉल्यूशन है। अमेलगम इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अमेलगम, ठीक है। और गैस इन सॉलिड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, ये याद है सबको? हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, पैलेडियम और रैने निकल, ये हम लोग करते हैं ना। ये आपका गैस ऑन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। एक आखिरी चीज जो आपको इसमें लिख लेनी है, ध्यान से जरा देख लो। वैसे ये फॉर्मूला शीट का हिस्सा नहीं है, बट एक डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, फैक्चुअल चीजें जो इस चैप्टर में से कई बार पूछी जाती है। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है, लेकिन आपके उस मार्वल की बुक की सिनॉप्सिस में नहीं दी हुई है, इसलिए लिखवा देता हूं। इट्स द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। बच्चों क्या याद करना है आपको? एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये मेंशन्ड है, बट एग्जांपल्स थोड़े शायद एक दो ही दिए हुए हैं। आपको एग्जांपल्स के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली सीईटी लेवल पे क्वेश्चन, एग्जांपल हाँ एक ही दिया हुआ है, इनफैक्ट प्रॉपर वाला बेंजीन एंड टोलुइन दिया हुआ है आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, बट इसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एमएचटी सीईटी लेवल पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप एग्जाम्पल्स लिख लो फटाफट बच्चों। टोलुइन एंड बेंजीन, पहला तो जो आपके स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कौन सा? टोलुइन एंड बेंजीन, ये क्या है? ये आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा है इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, कौन सा है? इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। तीसरा है ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। क्या आपको ये कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन समझ में आ रहा है, दिख रहा है सिमिलैरिटी? एंड लास्ट ऑब्वियसली इज एनहेप्टेन एंड एनहेक्सेन। सारे एग्जांपल्स आपको स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं मिलेंगे, इसमें से कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के भी मैंने यहां पर डाल दिए हैं, ठीक है। टोलुइन बेंजीन, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड एनहेप्टेन एंड एनहेक्सेन, ये क्या है? एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन है। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? ये पता है सबको? You don't know what are ideal solutions? देखो, जिसको नहीं मालूम उसके लिए बता दूं, solutions that obey Raoult's law। क्या बोलने का?
जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो आइडियल गैसेस होती है ना? ठीक उसी तरह जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको अपन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? नाउ वी कैन गो डायरेक्टली टू सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस के ऊपर सीधा जंप मारते हैं। जो जो अभी हमने चीजें डिस्कस की उसके नॉलेज को यूज करके अप्लाई करो, फटाफट क्वेश्चंस सॉल्व करो। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये देखो, ये जनरल नॉलेज है पहला वाला। तो क्या बोलता है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ, सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अच्छा, अपने को टू और मोर बोलना है कि टू ही बोलना है? अपन हमेशा कौन से वाले पढ़ते हैं? बाइनरी, विच मीन्स टू कंपोनेंट्स, है ना? तो टू और मोर भी नहीं, अपन तो सिर्फ टू कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे, जिसमें मेजर वाला कौन सा होता है? हमेशा मेजर क्वांटिटी में सॉल्वेंट, माइनर क्वांटिटी में सॉल्यूट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5 ये फैक्चुअल है, ये याद रखना पड़ेगा। इन अ ट्रू सॉल्यूशन, अच्छा वो क्वेश्चन 5 जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, सिर्फ सॉल्यूशन बोल के नहीं चलेगा, अंडरस्टूड है वैसे तो, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा? ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलना पड़ेगा बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज कितने होने चाहिए? क्या पूछा? ट्रू सॉल्यूशंस में सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज है वो कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल के साइज? क्या लगता है? इट हैज टू बी 10⁻⁹ से भी कम। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि नैनोमीटर से भी कम, है ना? हैज टू बी हाउ मच? लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, एक्चुअली 10⁻⁷ से नीचे कुछ भी रहेगा तो चल जाएगा, एक्चुअली समझे? 10⁻⁷ से अगर नीचे रहेगा तो चलेगा। ओके, 10th क्वेश्चन बताओ क्या बोलता है? विच लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a mass of solvent at any temperature is proportional to pressure of the gas। अभी मैंने बताया था solubility proportional to pressure, कौन सा वाला लॉ बताया था? Of course the answer is Henry's law, है ना? Of course the answer is Henry's law। तो आंसर होगा, 5th का आंसर था ऑप्शन ए और 10th का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। हेनरीज लॉ क्या था? एक्सप्रेशन फॉर हेनरीज लॉ सारे बच्चे बताएंगे। S is equal to KHP. P is pressure, KH is Henry's constant and S is solubility of the gas। अच्छा, इसको अप्लाई कहां करोगे प्रैक्टिकली? बता सकते हो? इसको आप अप्लाई कहां करोगे ये बता सकते हो प्रैक्टिकली? सोडा, थम्स अप, पेप्सी, कोला, है ना? अगर सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स बनानी है तो उसमें क्या करते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, और अंडर प्रेशर करते हो ना, यानी बॉटल खोलने पे प्रेशर रिलीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। जब तक प्रेशर था तब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिसॉल्व था, प्रेशर चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अब डिसॉल्व नहीं रहना चाहता, अब वो एस्केप हो जाता है। यस, बात समझ आई क्या? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो अगला सवाल देखें क्या बोलता है। 15 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करना। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लिया उसने। ये है बड़ा इजी क्वेश्चन, बट सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर में से फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। क्या पूछ रहा है वो?
व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ये पूछ रहा है ना, बताइए बच्चों. What does a colligative property depend on? So how do you define a colligative property? है ना, colligative property depends only on number of solute particles. किस पे डिपेंड करती है बच्चों? अभी का भी लर्न करके खत्म करो. Depends on number of solute particles and not on, ये डेफिनेशन है ना, and not on नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. समझे? डिपेंड्स ऑन नंबर, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर. क्या ये बात सही समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ, 16th क्वेश्चन, मैंने आपको कहा ना 15th और 16th, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि ये सबसे ज्यादा बार ये टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है. 16 का आंसर बता दो फटाफट. इनमें से कौन सी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद कराई क्या सबको? यस. ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाँ. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ. वेपर प्रेशर खुद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं. क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेरी गुड बच्चों. तो वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. समझे? क्लियरली, एकदम से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? यस. तो आंसर होगा ऑप्शन सी. बढ़िया. चलो देखें क्वेश्चन 20. बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बताओ जल्दी जल्दी. क्वेश्चन 20 में ऑफ कोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, बाकी सब जो है वो ये तो फिजिक्स में आते हैं ना, कंडक्टेंस, सरफेस टेंशन, रेडियो एक्टिविटी, तो फिजिक्स में पढ़ते हुए सारे. ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस. बरोबर? यस. ओके. नेक्स्ट, पी नॉट एंड पी आर द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन. क्या बोला? पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का, पी नॉट किसका है बच्चा लोग? प्योर सॉल्वेंट का. और पी किसका है? सॉल्यूशन का. ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन में. मतलब मैं ऐसा इनडायरेक्टली ये बोलूं क्या, ये इनिशियल ये फाइनल? बोलो हाँ या ना. समझ गए आप लोग? ओके. एंड N1 एंड N2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली. देन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? मतलब यहां पर क्या लगाना है आपको? रिलेशन कौन सा लगाना है बताइए. कौन सा लॉ लगाएंगे मुझे ये बताओ. सब बच्चे, सबको आना चाहिए आंसर. कौन सा लॉ लगाओगे आप? राउल्ट्स लॉ लगाओगे. सबको आ रहा है आंसर? कॉन्फिडेंस आ रहा है? टेंशन नहीं आ रहा है? बढ़िया. क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ? P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू, अभी x1 की जगह उन्होंने क्वेश्चन में बोला N1 N2. बरोबर? अपन नॉर्मली x1 x2 लेते हैं, बट उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोल के दिया कि N1 N2 लेने का. समझे क्या? बोलो. तो ऐसे बोलू, P1 इज P नॉट N1, ऐसे बोलू. और P2 इज P2 नॉट N2. अब उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वाले कंपोनेंट का ही दिया है और 1 नॉट भी नहीं बोला है, सीधा नॉट बोला है. तो इनमें से कौन सा वाला रिलेशन करेक्ट है बताओ? ए. सीधी बात है. क्या आ जाएगा? 1 की जगह पे उन्होंने P दिया हुआ, सीधा ए. क्लियर? बढ़िया. चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो. क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? पढ़ो क्वेश्चन को. थोड़ा जूम करें क्या, और अच्छे से दिख रहा है? प्रॉपर्ली स्क्रीन पे दिखना चाहिए आप सब लोगों को. यस. क्या बोलता है बच्चा पार्टी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. प्योर वर्ड आ गया, मतलब क्या है? P या P नॉट?
प्योर लिक्विड ए, मतलब ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था 0.80 atm। समझ गए क्या? प्योर शब्द सुनते ही क्या लिख देने का? नॉट लिख देने का। समझ गए? ए का प्योर फॉर्म में, ऐसा ये लिखना पहले सीखो। ओके, अब इसमें बी मिला दिया, क्या कर दिया? बी मिला दिया और मिक्सचर का वेपर प्रेशर बिकम्स 0.6, मतलब क्या दिया है? मिक्सचर का वेपर प्रेशर बिकम्स 0.6 atm। समझ गए? यस और नो? देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। पी ए नॉट और पी ए दिख रहा है, मतलब कि क्या लगाएंगे? अगेन राउल्ट्स लॉ लगाएंगे बच्चों। पी ए इज पी ए नॉट इंटू एक्स ए। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला है क्या? यस, मतलब 0.6 इज इक्वल टू 0.8 इंटू एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आई बच्चों? 0.6 बाई 0.8 आ गई क्या? कितना आ रहा है आंसर बताओ? 6/8 यानी 2 3 2 4 यानी 0.75 आपकी आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मैंने क्या बताया था? ए और बी का मोल फ्रैक्शन मिला के हमेशा कितना होता है? 1। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हुई? 1 माइनस एक्स ए, यानी कि कितना आएगा आंसर बताओ? 0.25 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। सबको आया ये आंसर? बताओ हाँ या ना? यू कैन ऑल्सो यूज द अदर फॉर्मूला, दैट इज relative lowering of vapor pressure जो है ना, relative lowering of vapor pressure is directly equal to x2 xb। ऐसा भी कर सकते थे। सेम फंडा, आपको सेम आंसर मिलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलो। डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट मोलर मास फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। राउल्ट लॉ यूज करके जब आपको मोलार मास निकालना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चा लोग। राउल्ट लॉ यूज करके आपको क्या निकालना है? मोलार मास निकालना है। तो क्या कंपाउंड आप यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोलता है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी बोलता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी बोलता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी बोलता है इलेक्ट्रोलाइट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। क्या लगता है राउल्ट्स लॉ में हम लोग पहली बात तो कौन सा वाला कंपोनेंट यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? बताओ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, क्यों? राउल्ट्स लॉ की मैं आपको कंडीशन लिखवा देता हूं, आप समझ जाओगे। 2 सेकंड लगेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की कंडीशन लिखवा देता हूं। राउल्ट लॉ की कंडीशन सबसे पहली बात यह कि आपको नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ही यूज करना है। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। दूसरी बात, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही यूज करना है। और तीसरी बात, आपको हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करना है। क्या यूज करना है? हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये फैक्ट्स के हिसाब से आंसर तो इजीली आ गया। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बॉम्बे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। बरोबर ना? अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तीनों कंडीशन ऐसी क्यों है, ये सोच रहे होगे आप, है ना? ये बता देता हूं। अगर कोई सब्सटेंस वॉलेटाइल है, ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर कोई सब्सटेंस वॉलेटाइल है, इसका मतलब वो जल्दी वेपराइज हो रहा है। यस, है ना? कोई चीज वॉलेटाइल है तो उसका मतलब क्या होता है? जो वॉलेटाइल मतलब जल्दी उड़ जाती है ना। तुम सैनिटाइजर लगाते हो, हाथ पे उड़ जाता है ना, है कि नहीं? या परफ्यूम लगाते हो, उड़ जाता है, वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल चीजें जल्दी उड़ती है। ज्यादा वेपर होगा, ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो वेपर प्रेशर को बढ़ाएगी। और अपन राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन किस में कर रहे थे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कर रहे थे। बात समझ में आ रही है क्या? तो वॉलेटाइल चीज नहीं चलेगी। डिड यू गेट दिस? हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे? नॉन वॉलेटाइल के लिए। एक बात। दूसरी बात, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों चाहिए भाई? थोड़ा अगेन इसमें कॉमन सेंस लगाओ। आप अगर NaCl लेते हो, आप क्या लेते हो? NaCl, और आप इसको एक मॉलिक्यूल मानते हो। क्या मानते हो? इसको आप एक मॉलिक्यूल मानते हो।
पानी में डालते ही ये Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है ना बच्चों, तो ये तो 2 पार्टिकल के बराबर हो जाता है ना, तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बदल गए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना, सही है। कैन यू ऑल अफोर्ड टू हैव लाइक अ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स? नो, दैट्स व्हाई यू वांट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं चाहिए जो डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल बदल दे। क्या ये दिमाग में जा रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है ना। और तीसरा आपको डाइल्यूट तो पता ही है, डाइल्यूट रहेगा तो ही तो आप डिनोमिनेटर में N2 की वैल्यू को जब डिराइव करते हो N2 की वैल्यू को इग्नोर करते हो क्योंकि N2 की वैल्यू बहुत ही छोटी है, क्योंकि हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन, नहीं तो वो फॉर्मूला बनता ही नहीं है ना। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। यस, अब क्लियर है आंसर सबको? 35 का बॉम्बे कैसे आया? रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं एक एक लॉजिक। यस, चलिए बताइए। आइडियल मैंने ये भी लिखवा दिया आपको, देखो हर एक चीज मैंने आपको लिख के दी, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सामने सामने प्रूव करके दिखा रहा हूं। बताओ 40th क्वेश्चन बच्चा लोग क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन? नॉट करेक्ट। ए तो सही है ना, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है आइडियल सॉल्यूशन। यस, फिर पी ए इज पी ए नॉट एक्स ए बॉम्बे, ये भी सही है। एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स भी लिखूंगा दिल्ली, वो भी सही है। लेकिन सी में गलती क्या है बच्चा लोग बताइए? सी में क्या लिखा उन्होंने? पी ए इज पी ए नॉट एक्स बी लिख दिया ना, ये रॉन्ग है ना, राइट। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ, ये तो सही है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। बरोबर, सबको समझ में आया क्या? क्वेश्चन 42, अब यहां से आपके शुरू होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अगेन इस चैप्टर में से आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उनके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आप जरूर 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 एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस ऑफ देम बीइंग आस्क्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क करना और उनके ऊपर प्रैक्टिस करते वक्त ज्यादा फोकस करना। अगेन मैं आपको काफी हद तक सर्टेनिटी के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा चलो 42 क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। 71.5 ग्राम सब्सटेंस 1000 ग्राम पानी में डाला है, ठीक है। 71.5 ग्राम सब्सटेंस जो है उसको 1000 ग्राम पानी में डाल दिया, यानी कि आपको क्या क्या उसने दिया हुआ है बताओ। W2 दिया है 71.5, बरोबर। इतना सब्सटेंस डाला, कितने पानी में डाला बच्चों? 1000 ग्राम पानी में डाला है, बरोबर। अरे बोलो हाँ या ना। सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, समझ में आया? चेंज इन वेपर प्रेशर कितना दिया है बच्चों? 0.00713 आपको चेंज इन वेपर प्रेशर दिया है। आप बोलेंगे ठीक है भाई, और आपको पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या है। क्या ये क्वेश्चन इजी लग रहा है कि नहीं? कर पाएंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालना है? तो हमको वो वाला फॉर्मूला चाहिए जिसमें डेल्टा पी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस यानी M2 आपस में हो। ऐसा एक ही फॉर्मूला कराया ना मैंने आपको, कौन सा बताओ? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2M1 अपॉन W1M2, बरोबर। समझ गए? अच्छा, ये पूरी वैल्यू उसने मेरे को क्या दे दी है? उसने मेरे को रिलेटिव लोअरिंग दे दी है। उसने क्या दे दिया? उसने मेरे को रिलेटिव लोअरिंग दिया। ध्यान से देखना, सिर्फ लोअरिंग नहीं दिया, कितना दिया है? रिलेटिव लोअरिंग दिया है। मतलब आंसर तो बहुत आसान आ गया यार। अब बताओ 0.00713 इज इक्वल टू व्हाट इज W2 गिवन टू मी? 71.5। मोलार मास ऑफ वाटर कितना है? क्योंकि वाटर में दिया है ना, M1 कितना? 18। W1 कितना है? 1000 और M2 यहां पर आ गया। आंसर आ गया, बोलो चलो फटाफट। M2 इधर गया और ये इधर आया, तो 71.5 इंटू 18 अपॉन 1000 इंटू 0.00713। समझ गए क्या?
तो 71.5 इंटू 18 और नीचे क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 1 2 और 3 तो 7.13। अब मैं इसको 7.15 ले लूँ 7.15। हाँ तो 7.15 और 71.5 टेंजा, तो आंसर क्या आ गया अप्रोक्सीमेटली 180 आ गया आपका मोलर मास। यही दिया है, चेक कर लो आंसर कितना आएगा दिल्ली। समझ गए क्या? सिंपल है ना। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको मैंने जो गिवन दिए, मैंने टर्म्स दिए, मैंने फॉर्मूला जो दिया है, अगर आपको वो समझा और आपको ढंग से गिवन लिखने आ रहा है तो आपकी नैया पार है, नहीं तो आप डूब जाओगे। आई नो देयर आर स्टूडेंट्स जिनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने W1 W2 क्या लिया। इस पे फोकस करो पहले, और हिंदी में अगर नहीं दिमाग लग रहा है ना तो हिंदी मराठी गुजराती जो भी बोलते हो अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो जरा। क्या बोलता है? इतने ग्राम सब्सटेंस को इतने ग्राम पानी में डाला तो सोल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन पहचानो। 1 किसको लिखने का, 2 किसको लिखने का पहचानो और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 45। क्या बोलता है देखें, बेंजीन का वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय मतलब डिफरेंस दिया है, बाय मतलब डिफरेंस। ये भी ध्यान में रखना, इंग्लिश को केमिस्ट्री की भाषा में कैसा लिखने का। फ्रॉम बोले तो इनिशियल, टू बोले तो फाइनल, बाय बोले तो डिफरेंस। समझा? क्वेश्चन में क्या दिया है, इंग्लिश पढ़ो, क्या दिया है? बाय मतलब डिफरेंस। समझ गए? ठीक है, 2 ग्राम सब्सटेंस डाला है 78 ग्राम बेंजीन में, वेपर प्रेशर ओरिजिनली 750 था। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस? ओके, वापस एकदम सिंपल। डिफरेंस कितना दिया बच्चों? 10। ओरिजिनल कितना दिया है? मैं डायरेक्ट लिखूं कि फॉर्मूला लिखना जरूरी है अभी आपके लिए? डायरेक्ट लिखूं, समझ में आएगा क्या? फॉर्मूला याद है सबको? डेल्टा पी यानी कि 10 अपॉन ओरिजिनल यानी कि 750। W2 कितना दिया है? 2 ग्राम बेंजीन में डाला, मतलब बेंजीन का पोलर मास 78, W2M1 अपॉन W1 कितना है, कितने ग्राम बेंजीन में डाला है? 78 ग्राम बेंजीन में डाला है, और M2 मेरे को ढूंढने का है। बोलो क्या मजाक क्वेश्चन, समझ में आ गया क्या सबको? बताओ जल्दी जल्दी। ये आ गया कैंसल, ये 0 0 कैंसल, M2 विल बी 75 इंटू 2 यानी कि 150 ग्राम हो जाएगा, यानी 45 का आंसर क्या आ गया? बॉम्बे। एकदम इजी मजाक क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। और ये मजाक क्वेश्चन देख के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का। अभी सर के साथ सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट आता है, अभी बोल दूंगा घर पे बैठ के खुद सॉल्व करो या एग्जाम हॉल में सॉल्व करो तो फिर हवा निकल जाएगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, खुद से देखना आपसे कितने देर में सॉल्व हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपको कम से कम 30 सेकेंड में सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप हीरो नहीं हो, ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करके फ़ायदा भी नहीं है आपका। 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है बच्चों? चलो अगला सवाल 50। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपके पास टाइम कम रहता है सीईटी में। चलो, When a substance is dissolved in a solvent, vapor pressure of the solvent decreases. बरोबर है ना? हमेशा वेपर प्रेशर क्या है, वो जो सॉल्यूशन का ओरिजिनल सॉल्वेंट से कम होता है कि ज्यादा होता है? क्या बताया मैंने? हमेशा कम होता है। तो उससे बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को क्या होता है बताओ? अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो उससे बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्या सॉल्यूशन का? डिक्रीज होता है क्या? मैंने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा क्या होने वाला है? एलिवेशन होने वाला है ना? बॉइलिंग पॉइंट शोज एलिवेशन, राइट? तो आंसर तो ऑब्वियस आ गया, आंसर तो डायरेक्ट आ गया। क्या आंसर हो गया? बॉम्बे, यानी कि बी। अब आई नो कुछ स्मार्ट बच्चे जो है वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर सी भी तो सही है। कितने लोग ये सोच रहे हैं? एकदम दिल पे हाथ रख के बोलना, इज्जत से। दिमाग में आ रहा है ना कि सर ये भी तो सही है ना, फ्रीजिंग पॉइंट भी तो डिप्रेशन दिखाता है कि नहीं दिखाता है कि नहीं बच्चों? अगर आप ये ऑप्शन सी को सोच रहे हो तो देखो यार, ये फिनोमिनन होता तो है, ये फिनोमिनन गलत नहीं दिया है, फिनोमिनन होता है, पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों। पहले
वो बोल रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, देखो है ना, वो बोल रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड उसकी वजह से क्या हुआ, समझे। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में से ये वाला जो है ना बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट को, बोलो हाँ या ना। यस, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, ये बात बरोबर है, पर क्या उसका वेपर प्रेशर से लेना देना है क्या, नहीं। इसलिए ज्यादा मोर करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। तो अब आपके दिमाग में अगली क्यूरियोसिटी आएगी, सर बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से डायरेक्ट क्या रिलेशन है, ये भी सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, है ना। तो आपको वो भी बता देता हूं मैं। जब, ध्यान से सुनना, when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, when vapor pressure becomes equal to what, atmospheric pressure, तब boiling point is reached, तभी boiling point is reached, सिंपल। तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, तो आप बता पाओगे। मैंने सवाल क्या घुमा के पूछा आपको, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया है, तब पानी का वेपर प्रेशर कितना है, बताओ गधे बच्चों। तब 1 atm प्रेशर है, वेरी गुड। कितना है, 1 atm प्रेशर, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। गया, लॉजिक समझ में आया दिमाग में, मस्त है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ, 55। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, जो भी है, मोबाइल कंप्यूटर जहां देख रहे हो, चलो बताओ क्या बोलता है। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या होता है, इजी क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, बॉम्बे, दिल्ली, ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बॉम्बे, सिंपल। अभी इजी लग रहे क्वेश्चन, फटाफट हो रहे क्या, चलो 60, क्वेश्चन 60 बताइए। सोल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या करता है, जब पानी में सोल्यूट को डिसॉल्व किया तो वो क्या करता है। ऑप्शन ए गलत है कि सही है, वेपर प्रेशर को इंक्रीज, रॉन्ग। दूसरा बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, रॉन्ग। तीसरा बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, बरोबर। ऑप्शन सी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 65, क्या बोलता है। आप बोलोगे सर रेपिटेटिव हो रहा है, हाँ रेपिटेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये जो यहां रिपीट होगा वो एग्जाम में भी रिपीट होगा, इतना दिमाग में रखो गोचू बच्चों, समझे क्या। ये मत समझो कि अरे बड़ा इजी है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। जो यहां रिपीट हो रहा है वो एग्जाम में भी रिपीट होगा, इतना याद रखना। बुक जिसने लिखी हो पागल नहीं है, बुक जिसने लिखी हो बहुत स्मार्ट आदमी है, ठीक है ना। चलो बताओ, व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, क्या होता है उसको। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बच्चों, है ना। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, 66 वाला जरा देखना, 66 वाला। ये क्वेश्चन कई बार आप सबने टेस्ट में, PYQs में, यहां वहां जरूर देखा होगा, इसको 5 स्टार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि ठंडी कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में जो रेडिएटर होता है ना गाड़ी का, उसके अंदर जो पानी डाला जाता है उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स करते, क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इससे फायदा क्या होता है, करेक्ट, वो जमता नहीं है। टू रिड्यूस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इथिलीन ग्लाइकॉल इज एडेड। व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, बाय द वे, फॉर्मूला नहीं पता तो देख लो, सीख लो। व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये बताया हुआ पहले, CH2OH, CH2OH, दिस इज डायोल ना, इट्स अ टाइप ऑफ
डायॉल, राइट। अच्छा, फायदा क्या हुआ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करके? क्या मतलब तुमको क्या अचीव किया तुमने? सपोज बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर, सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर है -2, कितना है? -2 डिग्री, ठीक है। तुम कनाडा में गए, तुम ओंटारियो में गाड़ी चला रहे हो फॉर एग्जांपल, या तुम रशिया चले गए, तुम मिन्स्क में गाड़ी चला रहे हो, समझो, है ना। ये सब जगह है बाय द वे। सो अब फॉर एग्जांपल आप -2 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर हो रखा है। अगर आप नॉर्मल पानी डालोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, आपके गाड़ी के रेडिएटर में बर्फ जम जाएगी। सही बोल रहा हूं? लेकिन जब आपने इथिलीन ग्लाइकोल डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट समझो -10 हो गया। कितना हो गया? -10। तो अब ये -2 पे फ्रीज नहीं होगा, है कि नहीं? बात समझे आप? तो इथिलीन ग्लाइकोल इसीलिए मिक्स किया जाता है ताकि आप फ्रीजिंग पॉइंट को इतना कम कर सको ताकि वो फ्रीज ना हो जाए आपके गाड़ी के रेडिएटर के अंदर। सिंपल और लॉजिकल सॉल्यूशन है हमारे पास। और ये इससे अच्छी बात क्या पता चलती है पता है? कि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीज है। जो आप पढ़ रहे हो वो टाइम पास नहीं है, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीज है ना। तो ज्यादा मजा आता है और भी अच्छा लगता है पढ़ने में, तो आपको पता है कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। सही है? चलो नेक्स्ट बताओ। 70, क्वेश्चन नंबर 70। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है बच्चों? केबी है या केएफ है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, केबी या केएफ? केएफ है। क्या है? केएफ, डिप्रेशन। अगर ये एलिवेशन पूछा होता तो आप केबी बोलते, बरोबर। क्या पूछ रहा है वो? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? तो ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोल्यूट पे कि सॉल्वेंट पे? मैं एक्चुअली दोनों लिख देता हूं आपके लिए, केबी एंड केएफ बोथ। केबी एंड केएफ दोनों डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि केबी और केएफ की वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगी। समझे क्या? सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? केबी एंड केएफ आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। यानी पानी एक सॉल्वेंट है तो पानी के लिए अलग होगी ना वैल्यू, और बेंजीन एक दूसरा सॉल्वेंट है तो बेंजीन के लिए भी अलग होगी। समझे? तो आंसर क्या हुआ 70 का? बताइए बच्चों। आंसर हो गया बॉम्बे, यानी कि बी। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ जल्दी। समझे? यस, बढ़िया। चलो यहां देखो, क्वेश्चन 75। आफ्टर एडिंग अ सोल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस टू -0.186। क्या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना हो गया? 186 हो गया, माइनस, है ना। कैलकुलेट डेल्टा टी बी अगर के एफ इज 1.86 एंड के बी इज 0.521। समझे? के एफ कितना है? 1.86, के बी कितना है बच्चा लोग? 0.521। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। कैसे करेंगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे बताओ केबी और केएफ का वैल्यूज का आपको फॉर्मूला कौन सा था? बताओ। तो आप बोलोगे सर डेल्टा टीबी वॉज केबी इंटू एम और डेल्टा टीएफ इज केएफ इंटू एम, बरोबर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो मैं ऐसे बोलूं, यहां पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा टीबी बाई के बी, बचा लोग। और यहां पर भी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा टी एफ बाई के एफ। बोलो हाँ या ना। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? इजी है। क्या दोनों का मोलालिटी सेम है? हाँ, सेम सॉल्यूशन दिया है ना, सेम ही सॉल्यूशन दिया ना।
सॉल्यूशन थोड़ी बदली क्या होना, सेम सॉल्यूशन के लिए क्या मैं दोनों को इक्वेट कर लूं, बोलो हाँ या ना। तो दिस आई कैन इक्वेट विद दिस, समझ गए क्या? अब यहां पे 4 में से 3 वैल्यू मेरे को दी हुई है, चौथा मैं ढूंढ सकता हूं, बोलो हाँ या ना। डेल्टा टी एफ कितना दिया मेरे को, चेंज कितना आया बोलो, तो अब बोलोगे सर 0 पहले था और माइनस 0.186 अभी हो गया। क्लियर है? क्या किया मैंने, इनिशियल माइनस फाइनल, समझा? डेल्टा टी एफ के लिए क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल। समझा कि नहीं समझा गधे बच्चों? के बी कितना है, 0.521, के बी कितना है 0.521, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, के एफ कितना था 1.86। तो ये हो गया आपका 0.186 इंटू 0.521 अपॉन 1.86, ये क्या हो जाएगा, टेंजा, है ना? तो आंसर आ गया 0.0521, दैट इज योर डेल्टा टी पी। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 75 का बी, यानी कि बॉम्बे। सबको समझा? इजी इनफ टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 81 देखो आपके स्क्रीन पे सबको दिख रहा है। क्वेश्चन 81 बड़ा सा क्वेश्चन है, फटाफट 10 सेकंड में सिर्फ गो थ्रू करो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करके आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पूछ रहा है वो बच्चों? तो मुझे बताओ, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास को कोरिलेट करने वाला आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर पूरा यूजलेस है, फिर कोई फायदा नहीं आपको पढ़ के। अगर फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस करो 4-4 बार लिख के, तभी ये चैप्टर पढ़ के फायदा है। W2/m2 इंटू वी इंटू आर टी बरोबर, और m2 चाहिए अभी मेरे को, क्या चाहिए m2, तो फिर पाई को इधर लेके जाओ और m2 को इधर लेके आओ। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला अभी फिलहाल सर लिख रहे हैं तो फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बुक बंद करके बैठो और देखो कितने फॉर्मूले याद हैं, रियलाइज होगा आधे भी याद नहीं रहते आपको, ये सच्चाई है, ठीक है ना? तो बहुत आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, ध्यान रखना। अब यहां पर 1 और 2 की जगह पे ए और बी लिखा है, क्या लिखा है 1 और 2 की जगह पे ए और बी लिखा हुआ है, तो मैं ए और बी लिख देता हूं, समझ गए? 1 और 2 की जगह पे ए और बी लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू बी पाई वी आर टी, एंड उन लोगों ने गिवन मास को स्मॉल एम लिखा है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो, गिवन मास इज स्मॉल एम, राइट? तो m बाय पाई वी आर टी, m बाय पाई वी आर टी है क्या, m बाय पाई वी आर टी इज एम बी, यस, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आई थिंक बॉम्बे बी, चेक करो, यस 81 का ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये सब एक जैसे ही दिख रहे होंगे, वैसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, सब एक जैसे ही दिखते हैं ना, ऐसा लगता है सब एक ही तो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे v ऊपर है, यहाँ पे ये b सही है, c में पाई नीचे है, v ऊपर है, गलत है, d में पाई ऊपर चला गया, सब गलत है ना? तो आंसर है बॉम्बे। सबको समझा क्या? अगला सवाल क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन प्रोवाइड मोलार मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर्स विद ग्रेट प्रिसीजन। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास है, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप यूज करोगे टू कैलकुलेट मोलार मास इन अ प्रिसाइज मैनर। बहुत ही अच्छा सवाल। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में क्या m2 का कंट्रीब्यूशन था क्या, पहले मेरे को ये बताना। 5 स्टार करना है इस क्वेश्चन को बच्चों, मेरे को ये बताना। मैंने आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले लिख के दिए बरोबर, सब में m2 आया था क्या? सब में आया था ना m2, सबके फॉर्मूले में m2 आया है, यस और नो? तो सब में मैं
मास ऑफ सोल्यूट तो कैलकुलेट कर सकता हूं, ये तो पक्की बात है, सब में मैं मास ऑफ सोल्यूट तो हमेशा कैलकुलेट कर सकता हूं, बट सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेरे को कौन सा मिलेगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेरे को किस में मिलने वाला है, बताओ। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। पहले ये समझो गधे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या बोल रहा है वो कि अगर आपका प्रोटीन या पॉलीमर या ऐसा कुछ, मतलब कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल आपका सोल्यूट है, क्या है, ये आपका सोल्यूट है, और उसका मास, आपको M2 का मास ढूंढने के लिए ये चारों में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको सबसे एक्यूरेट वैल्यू देगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सबके दिमाग में? यस। अब इसको आप एज अ फैक्ट याद रखना या फैक्चुअल तरीके से याद रखना, ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ऑस्मोसिस के पैराग्राफ के नीचे दिया हुआ है, पर उसको रीड करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, फैक्चुअली याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर गिव्स यू द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, समझे? ऑस्मोटिक प्रेशर गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बाकी सबसे क्या वैल्यूज नहीं मिलती? क्या मिलती है, बट एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। समझ में आया क्या? ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। क्लियर? डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, डिफ्यूजन ऑफ व्हाट? किसका डिफ्यूजन हो रहा है? पढ़ो 90, क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़ो। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जब मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। डिफाइन ऑस्मोसिस अगर आपको कोई बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलोगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझे क्या? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, बरोबर है। कहां से कहां जाएगा? हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक जाएगा, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। यस, अरे बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट है हमारा 95। क्या बोलता है? एट लो कॉन्सेंट्रेशंस द स्टेटमेंट दैट इक्विमोलार सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ट्रू फॉर। ओहो, बढ़िया क्वेश्चन, अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या बोलता है देखो, इक्विमोलार सॉल्यूशंस में इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर मिलने वाला है, ये कौन से टाइप के लिए सॉल्यूशंस के लिए ये ट्रू है? क्या लगता है? यहां पर अगेन आपको कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। बताओ, मैंने ऑलरेडी वो हिंट आपको दिया हुआ है, मैंने राउल्ट्स लॉ में हिंट दिया है इस क्वेश्चन का। चलो हिंट देता हूं। राउल्ट्स लॉ में आपको इसका फंडा समझाया मैंने। राउल्ट्स लॉ में मैंने कंडीशंस क्या लिखवाई थी, याद है बच्चा पार्टी? नॉन वोलेटाइल चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और डाइल्यूट चाहिए। तो यहां पर भी क्या चाहिए होगा? यहां पर भी सेम चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। आप सोचोगे ऐसा क्यों भाई? तो जरा दिमाग लगाओ। क्या मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी कर रहा हूं? यहां पे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है बच्चों? किसके बारे में पूछा है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा है, यस और नो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन नंबर, डिपेंड्स ऑन नंबर। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो नंबर सेम रहेगा ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझो, अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे, तो पानी में डालने के बाद भी वो 100 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, है कि नहीं? पार्टिकल का नंबर चेंज होएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं 100 NaCl ले लूँ, गधे बच्चों ध्यान से देखो, तो वो 100 Na और 100 Cl नहीं बन जाएगा क्या? तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए ना, तो मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा ना। बात समझ में आई क्या? तो मेरे को अगर लॉ को अप्लाई करना है तो हमेशा क्या लेना पड़ेगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर उनका सेम रहेगा, नंबर नहीं बदलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके भेजे में घुस रहा है? क्या पूछ रहा हूं? यस, बहुत बढ़िया। 100 क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का
डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में भी मिलेगा और पीवाईक्यूज में भी मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। केन शुगर, केन शुगर क्या होता है? केन शुगर किसका नाम है बताओ जल्दी जल्दी। थियरी में मैंने पढ़ाया हुआ है, ये बोर्ड्स के लिए पढ़ा होगा आपने। केन शुगर पहले तो ये बताओ किसका नाम है? केन शुगर, केन शुगर इज अदर नेम फॉर सुक्रोज। शुगर इज सुक्रोज C12H22O11। ये आपको जनरली पता होना चाहिए, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 342 आएगा, ठीक है ना, करके देख लेना। वो बोल रहा है 5% केन शुगर है, इट इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ सम सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है ये बताना है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि भाई आर, मुझे ये बताना बच्चों, आइसोटोनिक शब्द का मतलब क्या था पहले ये बताना। आइसोटोनिक इस वर्ड का मतलब क्या था बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था ये बताओ? CRT। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो तो सेम ही रहेगा, और यहां पर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो मेरे को अज्यूम करना है कि टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। क्या मैं ऐसे बोलूं कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ध्यान से सुनना, इफ आइसोटोनिक यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर π1 इज इक्वल टू π2 बरोबर, तो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट वन इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू। सही बोल रहा हूं? क्योंकि आर और टी तो सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तभी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। गया भेजे में। अभी पहले सॉल्यूशन का वो बोलता है 5% है, कितना है? 5%, मतलब 100 ग्राम में से 5 ग्राम है, और दूसरे सॉल्यूशन का 1% है, मतलब 100 ग्राम में से 1 ग्राम है। ये बात भी सही बोल रहा हूं क्या? बोलो हाँ या ना, है ना? अब तो आसान है, आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? ये आपको 5/100 है और वो वाला 1/100 है, समझ गए ना? तो मोलालिटी निकाल लो दोनों की, ये आपका 5 और ये हो जाएगा 342, है ना? इसका मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अच्छा, गिवन मास अपॉन मोलार मास ये हो गई आपकी क्या? नंबर ऑफ मोल्स, और इनटू मैंने 100 ग्राम। यहां पर अब थोड़ा कैलकुलेशन देखना जरा ध्यान से। पहले हम लोग परसेंटेज है तो अज्यूम क्या करेंगे? अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों केस में क्या ये अज्यूम कर रहे हैं? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? ध्यान से सुनना। तो यहां पर ऐसा है 5 ग्राम्स आउट ऑफ 100 और 342 उसका मोलार मास, और इंटू ये 0.1 यानी कि 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, समझे? मोलालिटी के हिसाब से क्या लिखा है? 0.1 किलोग्राम। और ये सेम है 1 ग्राम x उसका मोलार मास है और 0.1 किलोग्राम उसका टोटल मास मैंने ले लिया। समझ गए क्या? तो ये 0.1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5/342 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू क्या आई? कितनी आ रही है? 68.4 आ रही है क्या? 342 डिवाइड बाय 5, यही आ रही है ना? 68.4। चेक करो, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। फंडा क्या था? फंडा मैंने आपको आइसोटोनिक वाला सिखाया, आपको वो यूज करना था, ठीक है बच्चों? देखें जरा यहां पर, और आपका 105 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज रॉन्ग। गलत स्टेटमेंट पिक करनी है आपको, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, घाई मत करना। रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करनी है, रॉन्ग वाले को मार्क करना है। बताओ। इजी है तो, बहुत बेसिक चीजें उन्होंने पूछी हुई है।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है क्या, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है? जो ऑप्शन ए है वो तो बॉयल्स लॉ है ना, देखो ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ है, ऑप्शन बी क्या है, चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी गलत है ना, ए और सी ऑपोजिट है कि नहीं? तो ऑप्शन सी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट बॉयल्स लॉ। पी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? समझ गए क्या? यस, ओके। नेक्स्ट वन 110 110 बताओ क्या बोलता है 110 में, क्या बोलता है वो, चलो बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 276 केल्विन इज 2.5 एटमॉस्फेयर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 546 केल्विन अंडर ऑल सिमिलर कंडीशंस विल बी। मतलब वो बोल रहा है इस बार कि भाई तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो हमने बदल दिया। क्या किया हमने? टेम्परेचर हमने बदल दिया, बाकी कंडीशन सिमिलर रखी, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी, आर तो सेम है ही। तो अगेन यहाँ पर क्या करना है, पाई को किसके साथ वेरी करना है बताओ? पाई इज इक्वल टू CRT है। अब वो बोल रहा है तुम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो, ये मेंटेन रखो, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करो। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ, ऐसा बोल दूं मैं π2/π1, क्या बोला मैंने? π2/π1 इज इक्वल टू T2/T1, ये समझा सबको, है कि नहीं? और मुझे फाइनल π2 चाहिए, बाकी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है, देखो 546/276 केल्विन में दिया दोनों, और इंटू 2.5 करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर बच्चों? 546 हाँ अपॉन ये डायरेक्टली डिवाइड होता है क्या? हाँ 276 का डबल है ना ये, तो ये आएगा 5 atm। कितना आएगा? 5 atm प्रेशर। सिंपल। CET लेवल पे अच्छी बात ये कि कैलकुलेशन आपको हमेशा वो डायरेक्ट डिवीजन वाले ही देते हैं, तो ज़्यादा आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ना लॉग टेबल का टेंशन लेना है, ठीक है? 115 बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन, इसको अगेन स्टार मार्क करना। ये टाइप का क्वेश्चन उनका बड़ा फेवरेट है इस चैप्टर में से, ये कई बार आपको ऐसे ये वैरायटी, ये टाइप जो है क्वेश्चन का, ये बहुत बार आपको रिपीटेड मिलेगा। आप कोई भी पुराने पेपर, रेफरेंस पेपर, मॉक पेपर उठा के देख लोगे, आपको हमेशा ये टाइप का क्वेश्चन जरूर रिपीटेड मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना जरा। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलार ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर विल बी मेजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं ना, इन चारों कंपाउंड में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? क्या पूछा मैंने? किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा पाया जाएगा? आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के 2 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दे दिया, चलो हिंट भी दिया। मैंने राउल्ट्स लॉ की कंडीशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन में हिंट दिया हुआ आपको। चलो बताओ, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों को आया ये, और लॉजिक क्या यूज किया आपने? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके? आप बोलोगे सर ए के कितने पार्टिकल? 2। क्यों? एक Ag एक NO3, बरोबर। बी के कितने? एक Mg 2 क्लोरीन, कितने? 3। सी में कितने? 3 अमोनियम 1 फॉस्फेट, कितने? 4। और डी के कितने? Na2SO4 1 सोडियम 2 सल्फेट। कितने गधे ऐसा सोच रहे थे कि सिंगल ऑक्सीजन को भी काउंट करने का है? सच सच बताना। सल्फेट इज 1 आयोन, ना सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट नहीं करने का है, समझे? तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल मिले बच्चों? राइट? तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा हुआ? ऑप्शन सी। एकदम मस्त क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना? बढ़िया, प्यारा क्वेश्चन। और आप ट्रस्ट मी, आप कोई भी मॉक पेपर, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ भी उठा के देखो, आपको ये टाइप का क्वेश्चन काफी बार देखने मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। और आपके पेपर में भी इसके आने के बहुत हाई चांसेस होंगे, इतना याद रखना।
ठीक है, वेंटो फैक्टर अभी बता दिया मैंने। वेंटो फैक्टर थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था, बट यहां पर एक नोट करवा रहा हूं, गलती सब लोग जरूर करोगे। वेंटो फैक्टर मैंने नॉर्मली क्या बताया था, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। तो उस लॉजिक के हिसाब से आपका यहां पे आंसर आपको क्या लगता है, फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या लगता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल यानी ए लग रहा है या बी लग रहा है? थियोरेटिकल मतलब नॉर्मल ना, है ना, बट ओनली फॉर मॉलिक्यूलर मास। क्या, सुनना ध्यान से, ओनली फॉर मॉलिक्यूलर मास, दिस इज एन एक्सेप्शन। वेंटो फैक्टर इज उल्टा, थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। समझे क्या? बाकी सबके लिए किस क्या होता है, बाकी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए वो क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल होता है, बट ओनली फॉर मॉलिक्यूलर मास इट इज थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। अब आंसर बता दो जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या है ये? एक्सेप्शन है, ठीक है। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बाकी सबके लिए कैसा है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल है, यहां पर क्या है, थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन अगेन। 125, चलो बताओ फटाफट, बोलो बच्चा पढ़े। क्या बोलता है, 500 ग्राम प्रोटीन है पर लीटर is isotonic with solution containing 3.42 ग्राम of sucrose per liter. What is the molecular mass of the protein? क्या हम लोग सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए, परसेंटेज वाला? तो ये तो आपको इजीली आना चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी। आइसोटोनिक है मतलब क्या मैं बोलूं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से दिया है, हम लोग नॉर्मली मोलारिटी मानते हैं, है कि नहीं, बट कोई फर्क पड़ा क्या, दोनों साइड पे 1 लीटर ही दिया है बच्चों। तो 500 ग्राम पर लीटर और उसका मोलार मास और इंटू 1 लीटर मतलब ये 1, समझे? ये गिवन मास, ये मोलार मास और ये वॉल्यूम। अरे समझे कि नहीं समझे? और सुक्रोज कितना दिया बोलो जल्दी जल्दी, 3.42। सुक्रोज का मोलार मास कितना है, अभी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, 342, और 1 लीटर तो ये सेम है, तो ये एक और एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 100, है ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ, 500 इंटू 100 यानी कि 50,000, है कि नहीं? आंसर आ गया क्या, दिल्ली। इजी। कहां से ये लॉजिक निकाला हमने, आइसोटोनिक वर्ड से हमने लॉजिक 2 सेकंड में जान लिया, पहचान लिया। यस, अब आपको समझ में आएगा कि भले आपको इस चैप्टर में ऐसा लग रहा है देख के कि सर क्वेश्चन तो बहुत है, सर 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, हम तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हम तो अभी लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ रहे हैं, हमसे होगा क्या? भाई आप टाइप देखो, मैंने आपको टाइप इतने करा दिए कि रिपीट होने शुरू हो गए, देख लो अभी आपके सामने। और मैं बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने प्रूफ के साथ बता रहा हूं आपको खुद दिख रहा है ना, क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो गए। यस, यहां पर मेन स्मार्टनेस यही है कि आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। चलो बताओ जल्दी जल्दी, यूरिया का सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 8.6 ग्राम पर लीटर। कितनी दी है, 8.6 ग्राम पर लीटर। इट इज आइसोटोनिक विद 5%। सेम लॉजिक, सेम टाइप का कैलकुलेशन कर लोगे क्या? ट्राई करेंगे खुद से, पॉज करो और ट्राई करो। चलो देखो, पहले सॉल्यूशन के लिए बच्चे लोग आपको दिया हुआ है 8.6 अपॉन 60 दिया है ना, देखो 8.6 ये रहा, 8.6 अपॉन 60 इंटू 1 लीटर, मतलब अपॉन 1 लीटर, ये हुई उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यस, मैं सेम लॉजिक यूज कर रहा हूं, C1 और C2 वाला इक्वल कर रहा हूं। राइट साइड में मैं क्या लूं, दूसरे साइड में 5% यानी कि 5 ग्राम 100 ग्राम में है। 1 लीटर मतलब पानी में वाटर अगर अज्यूम कर लो, अब यहां आप बोलोगे सर वाटर कैसे अज्यूम कर लिया, करना ही पड़ेगा, दिया नहीं है मतलब मैं वाटर अज्यूम करूंगा। तो 1 लीटर मतलब 1 किलो ना, तो अगर 100 में से 5 है तो 1000 में से कितना होगा, बताओ जरा, समझ गए?
50 ग्राम। समझे कि नहीं समझे? ये लॉजिक पकड़ना है। 5% का मतलब क्या? 5/100। समझे? तो 1000 में से कितना? 50। समझ गए अभी? और ये इसका मोलार मास आपको ढूंढने का है। आ गया आंसर? बताओ जल्दी क्या आएगा आंसर। m की वैल्यू क्या होगी? 50 × 60 अपॉन 8.6। आंसर आएगा आपका 348.9 ना। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। 5 6 30 और 2 0, 3000 अपॉन 8.5, तो 350 के पास में ही आएगा ना यार। कम ऑन, समझे क्या? कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक मत करो, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी बच्चों। 135 देखो वापस सेम वो पीछे ही पड़ जाते हैं आइसोटोनिक के। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान में रख लेना। एग्जाम के बाद आके मुझे जरूर बताओगे कि सर एक्चुअली आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। बहुत ही हाई चांसेस, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, चलो 140 अगेन ये भी रिपीट हुआ है। देखो अब ये आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, सब बच्चों को क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। 140 अगेन सेम टाइप, रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए सारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? किसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट का? किसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट का? सब में 1 मोलाल ही दिया है, सब में 1 मोलाल दिया है। यस, हाँ, आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। कितने लोग बोल रहे हैं चेन्नई? कितने लोग चेन्नई बोल रहे हैं? जो लोग चेन्नई बोल रहे हैं वो घोचू है। आंसर है डी, आंसर है डी। चेन्नई कौन बोल रहा है? देखो जरा ध्यान से। जो सी बोल रहा है वो घोचू है, उसको अभी तक समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो, C12H22O11, क्या मैंने ऐसा कभी बोला क्या कि इसको पानी में डालने के बाद कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं? ऐसा बोला है क्या? नहीं ना। मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, टूट जाता है क्या? नहीं, मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट डिसोसिएट। बॉस क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट, ऑर्गेनिक या कोवेलेंट कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होंगे। समझे क्या? क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक या कोवेलेंट कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होंगे, मतलब उनका नंबर सेम रहेगा। समझे कि नहीं समझे? और BaCl2 में क्या होगा बताओ? BaCl2 आयोनिक है, BaCl2 आयोनिक है, तो 1 बेरियम और 2 क्लोरीन, मतलब टोटल कितने पार्टिकल हुए? 3। समझे? तो यहां पर ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, ये चेंज नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड में 1 अमोनियम 1 क्लोरीन यानी 2। सुक्रोज चेंज नहीं होगा। और BaCl2 में 3, मतलब सबसे ज्यादा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? BaCl2 का होगा, इसीलिए उसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आई क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? 145 क्या बोलता है? देखो 145 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मोलार मास ऑफ KNO3 फाउंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाफ ऑफ एक्चुअल वैल्यू। सही है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर से KNO3 का मोलार मास निकालोगे तो हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा क्या? बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है बच्चों। 145 बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन, आपका सारा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर डालेगा, सारी नॉलेज वो टेस्ट कर डालेगा। चलो देखो, एक एक तुमको ऑप्शन एक एक डिटेल में समझाता हूं। बताओ KNO3 में पहले ये बताओ कि जो डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? बताओ। KNO3 सॉल्ट है ना बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट, डिसोसिएट होगा है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर डिसोसिएट होगा। मतलब आप ओरिजिनली उसको एक मॉलिक्यूल मान रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली 2 पार्टिकल निकला। यस, है ना? तो उसका मोलार मास जो है वो आप जितना मान रहे थे उसका आधा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है ना? मोलार मास क्या हो जाएगा? क्योंकि मोलार मास मैंने एक्सेप्शन बताया था ना, उल्टा है ना। थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, तुम थियोरेटिकली 1 मान रहे थे, ऑब्जर्व 2 था, इसलिए 1/2। समझ गए कि नहीं? क्या समझे? तुम थियोरेटिकली उसको 1 मॉलिक्यूल मान रहे थे, रियलिटी में वो 2 पार्टिकल निकला। अरे बोलो यस और नो।
है ना। जैसे सलमान भाई कटरीना के लिए वेट कर रहे थे, विकी कौशल शादी कर लिया, रियलिटी अलग होती है ना लाइफ में, ठीक है, वैसा। ओके, दूसरा, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन फाउंड बाय फ्रीजिंग पॉइंट इज डबल ऑफ एक्चुअल वैल्यू। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड एसोसिएशन दिखाता है। क्या दिखाता है? एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर। क्या होता है? एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर। अच्छा, ये फ्रीजिंग पॉइंट में मेजरमेंट हो रहा है, मतलब थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड लू कि ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल लू? बोलो बोलो जल्दी। डाइमर बनाता है मतलब 1 का 2 बच जाता है। बोलो हाँ या ना। और मेरे को वैल्यू जो लेनी है, ध्यान से सुनना, वैल्यू जो लेनी है वो क्या लेनी है? ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, मतलब 2/1 यानी डबल मिलेगा। बोलो यस सो नो। समझ में आया? मस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है बच्चों, ठीक है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला अभी समझ में आएगा अच्छे से। केसीएल और KNO3 का सेम लॉजिक, यस और नो? ये भी सही बोल रहा हूं? KCl में क्या होगा? K और Cl, कितने पार्टिकल? 2 पार्टिकल। अगेन कौन से मेथड से किया है? ऑस्मोटिक प्रेशर से किया हुआ है, तो उल्टा लेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं? हाँ, उल्टा लेंगे तो क्या होगा बच्चों? अगेन मोलर मास है, थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। तुमने थियोरेटिकली सोचा था 1, ऑब्जर्व किया, देखा निकला 2, खत्म हो गई बात। समझ गए ना? यस। और लास्ट में आता है क्या? अच्छा सॉरी, मैंने इसमें उल्टा लिखा ना, एसिटिक एसिड में मैंने मतलब आंसर सही लिखा। 2 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बना देते, एसोसिएशन हो रहा है ना, तो ये ऐसा है। समझे? सही है। ओके, एंड लास्ट बताओ, मोलर मास ऑफ HCl फाउंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी द सेम, विल इट रिमेन सेम? HCl डिसोसिएट होता है कि नहीं होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बच्चों। Will it ever be same? No, it will also be half ना, it will also be half। तो D जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। समझ गए क्या? एकदम बढ़िया, समझ में आ गई आपको बात? तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। 1 जो लिखा है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली हाफ होना चाहिए। बढ़िया, ओहो नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 150 150 क्या बोलता है? क्या बोलता है भाई? देखो, M/20 NaCl एंड M/20 एसिटिक एसिड आर केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर P1 और P2 है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। M/20 NaCl और M/20 एसिटिक एसिड, चलो बताओ। बहुत अच्छा सवाल, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल। क्या करना है बताइए? ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे ये बताओ बच्चा लोग, क्या मैं बोलूं ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन? यस, ऐसे बोलूं? ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि दोनों को सेपरेट कंटेनर में रखा है लेकिन एक साथ ही रखा है, मतलब R और T सेम है, ये मैं मान लेता हूं, है ना? R और T सेम है। अच्छा मुझे बताओ, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम दी है क्या? आप ये बोलोगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या दी हुई है? सेम दी हुई है। तो हमारे लिए तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। कितने लोग ये सोच रहे हैं? कितने लोग ऑप्शन ए सोच रहे हैं? क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम दी हुई है। कितने लोग ऑनेस्टली बताना ये सोच रहे हैं लॉजिक के हिसाब से? और सही भी सोच रहे होगे, ऐसा हो सकता है ना? क्या पूछ रहा हूं मैं बच्चा लोग, फिर से समझो। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम दी है, वैल्यू M/20 बोलो हाँ या ना। तो आपके हिसाब से दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए क्या? हाँ या ना? लेकिन ये मत भूलो कि NaCl जो है ना वो एक्चुअली Na+ और Cl- बनाएगा। और एसिटिक एसिड पूरा डिसोसिएट होता है क्या? एसिटिक एसिड कोवैलेंट है, ऑर्गेनिक है, बहुत ही पुअर डिसोसिएशन दिखाता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो।
इसका अल्फा कितना है 1, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। इसका अल्फा लेस देन 1 है, मतलब ये वेरी वीक डिसोसिएशन दिखाता है। यानी किसके पार्टिकल ज्यादा हैं, सोडियम क्लोराइड के कि एसिटिक एसिड के? सेम कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल ज्यादा है, तो जिसके पार्टिकल ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा, यानी कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो आंसर क्या हुआ, फटाक से बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर? आंसर हुआ बॉम्बे, यानी कि P1 इज ग्रेटर देन P2। एकदम मजेदार क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे क्या क्वेश्चन से? यस। तुम लोग थियरी पढ़ने में टाइम पास करोगे, उससे ज्यादा बेटर मेथड है कि नहीं? इज्जत से बताना, है कि नहीं? तुम लोग थियरी बैठ के पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में से रट्टा मारोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका। चलो, मैंने लेवल 1 के आपके सारे टाइप के क्वेश्चन डिटेल में कवर करा दिए। लेवल 2 के मैं फिर से बता दूं, जैसे अजियोट्रोपी का पहला ही देख सकते हो। लेवल 2 के जो हायर लेवल के क्वेश्चन है एक्चुअली जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, और आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बन रहे, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है? चिंता नहीं करनी है। हायर लेवल के आप कोशिश करना, आपसे जितने बने उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने कभी सुने ही नहीं या टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, इसका मतलब उन्होंने वो डायरेक्टली एनसीईआरटी या किसी और रेफरेंस बुक से उठा के डाले हुए। चिंता नहीं करनी। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? अगर आप एमएचटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेवल 1 के सारे क्वेश्चन आपको ढंग से आने चाहिए। मैं हर एक कैटेगरी आपको यहाँ पे कवर करा के डिटेल में सॉल्व कराया हूं। अगर आपसे इतने क्वेश्चन प्रॉपरली बन रहे हैं, आप उनको टाइम लिमिट में सॉल्व कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ, आपका सीईटी का 1 मार्क भी कोई काट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको बार बार हर लेक्चर में ये बात बताता हूं और आगे भी बताते रहूंगा। और अगर आपको नहीं सुनना है मेरी बात, अपनी मनमानी करनी है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लॉस होगा, मेरा नहीं होगा। तो हायर लेवल के क्वेश्चन के पीछे ज्यादा नहीं भागने, थोड़े बहुत करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ना नहीं बोल रहा हूं। हायर लेवल में भी देखो, सीईटी में भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन हायर लेवल वाला आ सकता है, अच्छा वाला, लेकिन वो आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको समझना। आपको स्मार्टली काम करना है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, स्मार्टली काम करना है बच्चों। तो हायर लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, अच्छी बात है, बट उसमें आप ये मत करो कि अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट मिला, आज इसको पढ़ ही डालूंगा, पूरा गूगल करूंगा, फिर उस पर विकीपीडिया पे पढ़ूंगा, फिर आज ही पूरा उस पर थीसिस कर लूंगा। ये बेवकूफ़ी है, स्मार्टनेस की निशानी नहीं है। 1 घंटा वेस्ट करके 2 कॉन्सेप्ट नए आपने सीख लिए तो कोई तीर नहीं मारा आपने। आपको ये करना है कि बॉस 150 क्वेश्चन है ना, मैं 90 मिनट में 150 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये स्मार्टनेस है, ये सीईटी की प्रिपरेशन की स्मार्टनेस है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों। आप टाइमर लगाओ, एक नोटबुक लो, ये आपकी जो मार्वल की बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सारे लेवल 1 के क्वेश्चन जो मैंने कराए वो भी वापस रिपीट करो, 1 से लेके 153 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आपको 90 मिनट या 100 मिनट के अंदर करने हैं, और विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन एंड द हिंट। तुम लोग क्या करते हो, एक क्वेश्चन देखते हो, फिर हिंट देखते हो, फिर गूगल करते हो, फिर यूट्यूब पे जाते हो गई पढ़ाई, छोड़ दो, फिर नहीं होगी। ये कोई सेंस नहीं है पढ़ने का। एग्जाम में क्या ये आप करने वाले हो क्या? एग्जाम में तो क्या क्वेश्चन आंसर, बात खत्म ना। तो उस हिसाब से सॉल्व करो, टाइमर लगाओ, बैठो प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ। जितने 150 क्वेश्चन है, 153 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। जितने आए ठीक है, नहीं आए बाद में एनालिसिस करो। तुम लोग पहले ही एनालिसिस पीछे घुमा के पहले हिंट विंट देखने लग जाते हो, आंसर की देखने लग जाते हो। तो ऐसे पढ़ के किसी का कोई फायदा आज तक हुआ नहीं, आगे होने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू। अगर आप चाहते हो कि आप सीईटी में 50 on 50 लाओ केमिस्ट्री में, जो बहुत इजीली ला सकते हो, अगर मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे सारे बच्चे, बहुत आसान होता है पेपर, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल चीज आती है आपके सामने, मैं आपको सब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। स्पीड लाओ, एक्यूरेसी लाओ, और स्मार्टनेस लाओ कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ रही? ओके बच्चों, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।